बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसी चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आज के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम हाईलाइट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिटेल से डिस्कस किया था और मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे और उसके रिजल्ट्स जो उसके पास आए थे उस पर मेंडल ने दो लॉज दिए थे। एक लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा लॉ जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कांसेप्ट अगेन समझते हैं ताकि आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की समझ आ सके। मेंडल ने एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसके सीड की जो शेप थी वो राउंड थी और दूसरा एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसके सीड की जो शेप थी वो रिंकल्ड थी यानी जूरीदार थी। यहां पे मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, इस प्लांट में और इस प्लांट में कौन सा कैरेक्टर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर सीड शेप। इसकी सीड की जो शेप है वो राउंड है और इस प्लांट की जो सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है। अगर मैं इस प्लांट का और इस प्लांट का क्रॉस करवाना चाहूं और इन दोनों प्लांट में एक कैरेक्टर डिफरेंट हो तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक हो गया। अब मेंडल ने क्या किया, एक ऐसा प्लांट चूज किया जिसकी सीड की जो शेप थी वो राउंड थी और उसके अंदर एलील जो थे वो दोनों सेम थे यानी कैपिटल आर थे। तो जब दोनों एलील सेम हो तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं और इसकी सीड की जो शेप थी वो राउंड थी तो तभी इसको नाम दे दिया गया होमोजाइगस राउंड का। इसी तरह इस प्लांट की सीड की जो शेप थी वो रिंकल्ड थी यानी दोनों एलील स्मॉल आर थे और शेप रिंकल्ड होने की वजह से इसको नाम दे दिया गया होमोजाइगस रिंकल्ड का। और मेंडल ने इन प्लांट्स को नाम दे दिया P1 जनरेशन का। P1 का यहां पे क्या मतलब है, P का मतलब है पेरेंटल और 1 का मतलब है फर्स्ट यानी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। ये पहले वाले दिन हैं जिनका हम क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में सीड की शेप कैसे आई है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहां पे लिख भी लिया है। P1 जनरेशन में मेंडल ने क्या किसका क्रॉस करवाया, प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड शेप्ड प्लांट का क्रॉस करवाया विद प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड शेप्ड प्लांट के साथ। अब आपको यह बात पता है कि जब क्रॉस करवाएंगे तो उसके लिए गैमीट्स बने और गैमीट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बनते हैं। अब गैमीट्स कैसे बनेंगे, अब जाहिर सी बात है जब गैमीट्स बनेंगे तो एक एलील एक गैमीट में जाएगा और ये दूसरा एलील दूसरे गैमीट में जाएगा। इसी तरह जब इस प्लांट के अंदर जब गैमीट बनेंगे तो एक गैमीट के अंदर एक एलील जाएगा और दूसरे गैमीट के अंदर दूसरा एलील जाएगा। अब जब दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो फ्यूजन के रिजल्ट में जब जाइगोट बनेगा तो उस जाइगोट के अंदर सीड शेप के दोनों एलील होंगे यानी कैपिटल आर बी होगा और स्मॉल आर बी होगा। और जब इससे नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो उनके अंदर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। और मेंडल ने इन ऑफस्प्रिंग को F1 जनरेशन का नाम दिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ चुकी और क्वेश्चन आ चुके कि सर ये आर क्या है। आपने इधर स्मॉल आर लिखे हुए हैं, ये हैं कहां पे असल में। फिर उसके बाद आपने नाम लिया मियोसिस का और मियोसिस में आपने कहा गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स में आपने हमें कंफ्यूज किया कि एक आर एक गैमीट में जाएगा दूसरा आर दूसरे गैमीट में जाएगा। सर ये असल में गैमीट्स प्लांट्स के अंदर कहां पे बनते हैं, ये क्या चीजें हैं और ये एक आर इस गैमीट में कैसे आ जाता है, दूसरा आर दूसरे गैमीट्स में कैसे आ जाता है। और इसके अलावा सर आपने ये बात की कि जब ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के अंदर दोनों एलील्स मौजूद होंगे।
सर असल में इसके पीछे की क्या कहानी है, हमें बहुत कंफ्यूजन है। तो इसी के पीछे की कहानी की तरफ जाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकें। लेट्स सपोज ये हमारे पास पी प्लांट है और इस पी प्लांट की जो सीड की जो शेप है वो राउंड है और इसको इमेजिन करें कि ये मेल है। सीड की शेप राउंड इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो एलील हैं वो कैपिटल आर और कैपिटल आर है, और ये दूसरा पी प्लांट है और ये फीमेल है और इसकी जो सीड की जो शेप है वो झुर्रीदार है यानी राउंड नहीं है। क्यों झुर्रीदार है या रिंकल्ड है? क्योंकि इसके अंदर जो एलील हैं वो स्मॉल आर और स्मॉल आर हैं। सर फिर कंफ्यूजन है, मसला ही तो ये है कि ये आर आर क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो राउंड है, और ये स्मॉल आर क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इसके जो सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है। अब फोकस कीजिएगा, ये पी प्लांट है और इस पी प्लांट में मैंने एक सेल ले लिया और एक सेल को यहां पे ड्रा कर दिया, और ये बात भी आपको पता है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, इसके अलावा भी क्रोमोसोम होंगे। लेकिन यहां पे मैंने थोड़े से क्रोमोसोम इस वजह से ड्रा किए हुए ताकि आपको मैं एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर की फॉर्म में होगा। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम एक जैसे होंगे यानी पेयर की फॉर्म में होंगे। कैसे पेयर की फॉर्म में होंगे? अगर इस क्रोमोसोम पे, इस पेयर के इस क्रोमोसोम पे जो जीन है और इस क्रोमोसोम पे जो जीन है अगर वो सेम है, अगर इधर सीड शेप का जीन है और इधर भी सीड शेप का जीन है, तो ऐसे पेयर को कि जिन पर जीन सेम हो तो ऐसे पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम पे और इस क्रोमोसोम पे मैं कहता हूं इधर भी कलर का जीन है और इधर भी कलर का जीन है यानी सिंपली एलील है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम या पेयर है। ठीक हो गया। अब समझना है कि जब इस प्लांट से गेमीट्स बनेंगे, इससे पहले आपको यह बात तो समझ आ चुकी होगी कि आर आर का क्या मतलब है। आर आर का यह मतलब है कि इसके क्रोमोसोम के अंदर ये जो एलील हैं वो आर है और दूसरे पे ये आर है। तो यहां पे आपको यह बात भी समझ आ चुकी होगी कि ये आर आर मैंने इस केस में क्यों लिखा हुआ है और इस स्मॉल आर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील्स हैं। ठीक हो गया। जब इस प्लांट के अंदर गेमीट्स बनेंगे और गेमीट्स बनेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन है सर ये गेमीट्स क्या हैं? असल में इस प्लांट के अंदर गेमीट्स इसके पोलन्स हैं। तो जब ये पोलन्स बनेंगे तो पोलन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बनेंगे। तो अब जब ये गेमीट्स यानी पोलन्स बनेंगे तो एक आर एक गेमीट में जाएगा और दूसरा आर दूसरे गेमीट में जाएगा। सर ये कैसे जाएंगे, जरा इसका कंसेप्ट क्लियर कर दें। चलें इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे जब पोलन्स बनेंगे या इससे जब गेमीट्स बनेंगे तो प्रोसेस होगा मियोसिस, और मियोसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं यानी रिडक्शन हो जाती है। तो कैसे रिडक्शन होगी कि एक ये जो पेयर है इसका एक क्रोमोसोम एक गेमीट के अंदर जाएगा और इस पेयर का जो दूसरा क्रोमोसोम है वो दूसरे गेमीट में जाएगा। इसी तरह इस पेयर का एक क्रोमोसोम जो है वो इस गेमीट में आएगा और इसी तरह ये वाला क्रोमोसोम दूसरे गेमीट में जाएगा। तो यहां पे जरा सा फोकस कीजिएगा, जब गेमीट्स बन गए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक आर एक गेमीट में गया और दूसरा आर दूसरे गेमीट में गया, एक वाई एक गेमीट में गया और दूसरा वाई दूसरे गेमीट में गया। तो तभी मैंने यह पॉइंट लिखा हुआ है कि जब गेमीट्स बनेंगे तो गेमीट्स में एक आर एक गेमीट में जाएगा और दूसरा आर दूसरे गेमीट्स में जाएंगे। अब उसके बाद मैंने कहा कि ये जब दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सर जाइगोट कहां पे बनता है? तो सेम कंडीशन इधर भी होगी कि इधर भी जब गेमीट्स बनेंगे तो एक के अंदर मैं कहता हूं कि अगर दो आर स्मॉल आर हैं तो एक आर एक गेमीट के अंदर जाएगा और दूसरा आर दूसरे फीमेल गेमीट के अंदर जाएगा।
तो जब ये वाला गेमीट और ये वाला गेमीट आपस में फ्यूज होंगे यानी प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन, तो एक चीज बनेगी जिसका नाम है जाइगोट। यानी मैंने ये वाली पॉइंट यहां पे लिखा। जब ये जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में क्या होगा, ये क्रोमोसोम इस गेमीट का और ये वाला क्रोमोसोम इस फीमेल गेमीट का आपस में दोबारा मिल जाएंगे और यहां पे आ जाएंगे। इसी तरह ये वाला गेमीट और ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम जब आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, तो ये पेयर बन जाएगा। तो जरा सा फोकस करें यहां पे। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो आर है जो मेल गेमीट से आया और ये वाला जो आर है जो फीमेल गेमीट से आया, यानी जाइगोट में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोबारा आपस में मिल गए। यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर, यानी ये एलील और ये एलील दोबारा आपस में मिल गए। तो अब ये वाला असल में ये जाइगोट बन चुका है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा और ये कंफ्यूजन होगी कि सर जाइगोट तो हमें समझ आ गई बन चुका फर्टिलाइजेशन में, लेकिन सर हमें ये बताएं कि ये जाइगोट असल में बनता कौन सी जगह पे है। असल में ये जब पोलन्स यहां से बनेंगे तो ये पोलन्स जब यहां से बनकर इस प्लांट की इस ओवरी में आएंगे तो असल में जाइगोट इसमें बनेगा और इस फ्लावर से असल में बनेगी मटर की फली। और जब यहां से जब मटर की फली बनेगी तो ये मटर की फली मैंने यहां पे ये ड्रा कर दी। अब इसका मतलब यह हुआ कि मटर की फली के अंदर कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है, क्योंकि वो इससे बने हैं, इस जाइगोट से एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। अब जब मटर के दाने जब आप कल्टीवेट करवाएंगे तो इससे भी प्लांट बनेगा और दूसरा दाने फॉर एग्जांपल कल्टीवेट करेंगे तो इधर भी प्लांट बनेंगे। तो इनके अंदर कंडीशन होगी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस जनरेशन को मेंडल ने नाम दे दिया F1 जनरेशन का। F1 का क्यों नाम दिया? F कहते हैं लैटिन जबान में फिलियल को कहते हैं और फिलियल कहते हैं बच्चे को यानी सन को कहते हैं, तो तब इसका नाम रख दिया F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल यानी फर्स्ट जनरेशन का नाम रख दिया। अब मेंडल ने यहां पे एक पॉइंट नोट किया। मेंडल ने क्या कहा कि जब कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस की, हेट्रोजाइगस कहते हैं कि दोनों एलील डिफरेंट हो, तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन जब उसने देखी तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन में उसने ये कहा कि एक इसमें से डोमिनेंट एलील होगा और दूसरा इसमें रिसेसिव होगा। और इसमें उसने देखा F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे उसके ऊपर जितने भी सीड्स थे वो सारे के सारे राउंड थे। तो मैंने यहां पे लिख लिया F1 जनरेशन में राउंड सीड शेप प्लांट्स जो थे वो F1 जनरेशन में आ चुके थे। फिर उसके बाद मेंडल ने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन आई इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया। और सेल्फ फर्टिलाइज में अगर इसके अंदर ये कंडीशन है कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इसका मतलब है एक गेमीट के अंदर एक कैपिटल आर जाएगा, दूसरे गेमीट के अंदर स्मॉल आर जाएगा। तो उसने जब सेल्फ फर्टिलाइज किया और उसने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था तो वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं अब नेक्स्ट क्रॉस कैसे करवाऊं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्यूनट। उसने कहा कि मैं तुम्हें जेनेटिक क्रॉसेस का समराइज करने का मेथड बताता हूं, और उसने उस मेथड को प्यूनट स्क्वायर का नाम दे दिया। उसने क्या कहा, ऐसा करो कि एक तरफ मेल गेमीट्स रख दो कैपिटल आर स्मॉल आर फॉर एग्जांपल, और एक तरफ फीमेल गेमीट रख दो फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों का आपस में क्रॉस, फॉर एग्जांपल अगर ये गेमीट और ये गेमीट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर ये गेमीट और ये गेमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये और ये गेमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये फ्यूज होते हैं तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो मेंडल ने यहां पे क्या देखा, उसने कुछ अजीब सा रिजल्ट देखा। मेंडल ने यह देखा कि उसके पास 3 प्लांट ऐसे आए जिनके अंदर सीड्स जो थे वो राउंड थे, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर रिसेसिव है। और एक प्लांट ऐसा आया जो रिंकल्ड था, और मेंडल ने इसको फिनोटाइप का नाम दे दिया, यानी फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे 3 राउंड और 1 रिंकल्ड। तो उसने क्या किया, 3:1 दे दी। और परसेंटेज में उसने क्या कहा कि 75% जो हैं इनमें से, यानी 3 राउंड आए हैं, 75% राउंड हैं और 25% जो हैं वो रिंकल्ड हैं। जबकि आप इस स्क्वायर में जरा गौर से देखें जीनोटाइप, तो आपको कैपिटल आर वाला 1 मिलेगा,
कैपिटल आर स्मॉल आर वाले आपको 2 मिलेंगे और स्मॉल आर वाले आपको 3 मिलेंगे। तो उसने जीनोटाइप की बेस पे उसने रेशो जो थी वो 1:2:1 थी। अब यहां पे मेंडल ने इस सारा कंक्लूजन निकालने के बाद मेंडल ने 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और इस पर एक लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मैं इन पॉइंट्स को रिवाइज करता हूं और इधर अप्लाई करता हूं इन डायग्राम्स पे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेंडल क्या कहता है, द टू को एग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेड इन इंडिविजुअल सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग होना, सेपरेट होना, फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस। अब क्या मतलब, अब कहता है कि जो 2 एलील्स जो होते हैं वो को एग्जिस्टिंग एलील्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहता है कि वो सिग्रीगेट हो जाते हैं, यानी एक एलील एक गेमीट में चला जाता है और दूसरा एलील दूसरे गेमीट में चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो इस पॉइंट को मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, द टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल सिग्रीगेट और सेपरेट, यानी अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस, so that gamete receive only one of 2 alleles, कि इनमें से गेमीट 2 एलील में से सिर्फ एक एलील रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, इस ट्रेड में देखें तो एक एलील एक गेमीट में चला गया और दूसरा एलील दूसरे गेमीट में चला गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, एलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स, कि ये दोबारा आपस में दोबारा यूनाइट होते हैं जब आपके पास जाइगोट बनता है। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस जो कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट इसको क्यों कहते हैं। इन अ हेटेरोजाइगोट, यानी ऐसी हेटेरोजाइगोट कहते हैं ऐसी कंडीशन कि जिसमें 2 एलील जो हो, हेटेरोजाइगस की कंडीशन जो हो, या ऐसे एलील जिसमें 2 एलील डिफरेंट हो, कहता है कि हेटेरोजाइगोट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील रिमेन्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ तो मिलकर रहेंगे लेकिन विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर, कि एक दूसरे के मिक्सचर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएंगे तो एक एलील फिर अलग और दूसरा एलील दूसरे के बीच में चला जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट। होप के आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट के साथ मिलता है।